हेलो एवरीवन। गुचुआन को जब चेंग रेन की कॉल आती है तो वो उसे अपने कुछ दिन ऑफिस ना आने का बताता है कि मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। अगले दिन गुचुआन ऑफिस नहीं आया था तो शाओनिंग बहुत ही अपसेट हो जाती है कि क्या बॉस मेरी वजह से नहीं आए। वैन इसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। अब इनकी बातें सुमन ने भी सुन ली थी, सो वो इनके पीछे जाने का सोचती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ वैन से मिलने एक रेस्टोरेंट आ चुकी थी। उसे भी पता चल जाता है कि सुमन ने इसे बता दिया हुआ है कि मैं गुचवान की एक्स हूँ। वो तो उसे यही कहने लगती है कि हमारे बीच जो भी था पास्ट में था, अब बस मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और कुछ नहीं। वैसे भी उसके लिए तुम ही अब परफेक्ट हो। ये सब सुन के तो शाओ खुश हो जाती है। इन पे तो सुमन ने नज़र रखी हुई थी। बातें तो दूर होने की वजह से वो सुन ही नहीं पाती कि आखिर ये क्या गॉसिप्स कर रही हैं। गुचुआन ने आज अपने लॉयर को कॉल करके ना सिर्फ अपनी विल में चेंजिंग वगैरह करने की बात की थी, बल्कि वो उन बच्चों के लिए फंड्स भी देना चाहता था जो कि मनी ना होने की वजह से स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते। वैन तो शाओ को लेके एग्जीबिशन हॉल बनाने वाली प्लेस पे ही आ चुकी थी। इनके पीछे सुमन भी थी जिन्हें ये देख ही नहीं पाती। अब वैन को उसके हस्बैंड की कॉल आ जाती है जिसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी एंड वो हेल्प करने के लिए इसे ही आने को कहता है। ये शाओ से एक्सक्यूज़ करती फिर वहाँ से जाने लगती है कि जब तुम फ्री हो कीस मैं डोर में ही लटका के जा रही हूँ, चली जाना। वो डोर भी लॉक नहीं करती। इसे फ़ोटोज़ क्लिक करते करते रात हो चुकी थी। अब ये बाहर जाने लगती है। वो तो आगे से डोर को बंद देख के बहुत ही सरप्राइज रह जाती है कि ये कैसे हुआ, और वहाँ पे कीज़ भी नहीं थी। अचानक रेन भी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से शाओ को अंधेरे से भी डर लगता था। वैन को कॉल करती है बट वो पिक नहीं करती। इवन के इसने सभी को ही ट्राई की थी बट कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा होता। ये अब गुचवान का नंबर ही मिलाती है एंड उसे फ़ौरन से अपने पास आने को कहती है। एड्रेस भी इसने उसे बता ही दिया था। वो तो फ़ौरन से इसकी हेल्प करने के लिए निकल पड़ता है। वो इस साइड पे फिर आ ही चुका था। कुछ लोगों की हेल्प से वो अंदर जाने लगता है बट आगे से ऊपर वाला पोर्शन तो बंद होता है। लिफ्ट भी ख़राब ही हो चुकी थी। गुचवान अब बिना खुद की परवाह किए चैम्बर से गुजर के अंदर जाने लगा था। कीज तो इनके पास मौजूद नहीं थी, इसलिए वो डोर तोड़ के ही अंदर एंटर हो जाता है। इतनी पावर लगाने की वजह से उसकी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी, इसलिए ना सिर्फ यहाँ की लाइट्स वो अपने करंट से ऑफ करता है, बल्कि श्याओ निंग भी इलेक्ट्रिक शॉक खा के बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट हमें गुचवान को उसके पास हॉस्पिटल में ही बैठे दिखाया जाता है। चैंग इसे चार्ज करने का टेम्परेरी सा सामान यहीं पे ही लेके आ गया था, क्योंकि गुचवान अभी शाओ को यहाँ से छोड़ के घर नहीं जाना चाहता था कि उसकी ये कंडीशन मेरी वजह से ही हुई है। चैंग भी इसके पास ही रुक जाता है कि इस वक्त तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है। सो फाइनली अगले दिन शाओनिंग को होश आ ही चुका था। वो तो इस बात से बहुत ही खुश होती है कि बॉस के लिए मैं अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ, इसलिए वो मुझे देखने आए। साथ में हैरान भी कि बॉस के पास कोई सुपर पावर्स हैं क्या, जिसे भी छूते हैं उसे करंट लगता है। मिस्टर ही के साथ भी तो ऐसा हुआ था, और इसके पूछने पे भी गुचवान कुछ नहीं बताता। वो तो आगे से टॉपिक को ही चेंज कर देता है। वैन शाओ को विज़िट करने हॉस्पिटल आई थी, वो तो इसकी हालत का ब्लेम खुद पे ही डालने लगती है कि मुझे उसे यूं छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। गुचुआन उसे ये सब ना सोचने के लिए कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब वैन के पूछने पे ये तो उसे बता देता है कि मैं शाओ को लाइक करता हूँ। ये अब उसे शाओ को एक्सेप्ट करने के लिए भी कह देती है कि ये ना हो कि बाद में तुम मेरी तरह शाओ को भी गंवा दो। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हारे साथ हैप्पीली लाइफ गुजारेगी। अब बाद में हम यन को देखते हैं जो कि शाओनिंग को देखने हॉस्पिटल आ चुकी थी। दोनों गुचवान के बारे में ही बातें करने लगी थी कि वो बहुत ही नाइस है एंड मुझे तो वो प्ले बॉय बिल्कुल भी नहीं लगता है। यान को तो इतना भी यकीन हो चुका था कि वो ज़रूर तुम्हें लाइक करता है। ये सुन के वो तो बहुत खुश होती है। इतने में ऊपर से गुचवान भी आ चुका था। सो यान फिर वहाँ से चली जाती है। डैड की कंपनी आते हुए चैंग रैन की नज़र असिस्टेंट लियू और उस पर्सन पे पड़ती है जिसने उस पर अटैक किया था। वो तो यहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ भी बना लेता है और साथ में शॉक भी हो रहा होता है कि आखिर ये इधर क्या कर रहा है। शाओ डिस्चार्ज हो चुकी थी। गुचुआन उसे घर ड्रॉप करने भी जाने लगता है।
अब बाद में उस पर्सन की फ़ोटो चैंग रैन ने इसे भी सेंड कर दी थी कि इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। वो इसे देख के सरप्राइज़ कि ये तो वही है जिसने 10 साल पहले वो एक्सीडेंट किया था। वो अपने लायर को पिक सेंड करने के साथ-साथ कॉल करके इस पर्सन की इन्वेस्टिगेशन करवाने को भी कहता है, क्योंकि तब ये पर्सन ना सिर्फ जेल गया था, बल्कि बाद में एक बीमारी की वजह से इसकी तो डेथ भी हो गई थी। अब ये इसी बात से हैरान हो रहा होता है कि वो फिर ज़िंदा कैसे हो गया। वो अपनी तरह चेंग को इसके हाथों ज़ख्मी नहीं होने दे सकता था। ऑफिस में शू को देख के इसका फेस ही लटक जाता है कि आखिर ये साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब वो वहाँ से चला जाता है तो तब वो डैड को उसी पर्सन की फ़ोटो दिखाता है जिसने इसे मारने की कोशिश की थी कि क्या आप इसे जानते हैं। अब यहाँ पे डैड तो उसे नो कह देते हैं कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। वो उसे जानते तो थे, बट चैंग रैन से इन्होंने झूठ क्यों बोला उसका रीज़न हमें बाद में ही पता चलेगा। लॉयर ने गुचवान को उसके उस पर्सन के सारे बायोडाटा का बता दिया था। ये उस कल्प्रिट का ट्विन भाई था जिसने वो एक्सीडेंट किया था। अब इससे गुचवान का कोई लेना देना तो नहीं था, फिर भी चैंग की खातिर वो इस पे नज़र रखने का सोचता है। अब वो शाओनिंग को ऑफिस के लिए पिक भी करने आ गया था। वो तो अब कम्प्लीटली ठीक हो ही चुकी होती है। गुचवान के पास कैश नहीं था तो एक शॉप का बिल फिर यही पे करती है एंड बाद में इसे कॉइन्स दिखा के इसकी हंसी परचेज करने की बात करती है। तब तो गुचवान स्माइल ही करने लगता है। अब तो शाओ इसके बदले में बहुत सारे कॉइन्स भी उसे देने को तैयार थी। वैन के मैसेज करते ही शाओ तो फ़ौरन से उससे मिलने आ चुकी होती है। यहाँ पे वो उसे गुचवान की एक एल्बम देती है कि अब इसकी हकदार सिर्फ तुम ही हो। पहले उसे फ़ोटोग्राफी का बड़ा शौक होता था और ये उसकी बनाई फ़ोटोज़ ही हैं। अब वो एक काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, सो पीछे से अपने प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इसे ही दे देती है कि मैं बहुत जल्द वापस भी आ जाऊँगी, डोंट वरी। गुजवान शाओ को लेके रेस्टोरेंट आ चुका था। इसकी वजह से उसकी लाइफ में फिर से रंग भर गए थे। अब यहाँ पे किसी को बर्थडे इंजॉय करते देख के इसे तो अपनी ही याद आ जाती है। गुजवान भी इससे इसकी बर्थडे के बारे में ही पूछने लगा था कि वो भी बहुत जल्द आने वाली है ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे आईडी कार्ड में से वो देख ली थी। अब इस बेचारी ने तो उस एक्सीडेंट के बाद से कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की ही नहीं थी। यहाँ से वापसी पे गुचुआन एक टैक्सी ड्राइवर की लव स्टोरी जान के बहुत ही इंस्पायर होता है, क्योंकि उनकी शादी को 7 साल बीत चुके थे। हालांकि उसकी वाइफ भी एज में इससे कम थी, फिर भी वो एक दूसरे से बिल्कुल पहले की तरह ही लव करते हैं। गुचुआन अपने आशाओं के बारे में ही सोचने लगा था। अगले दिन चैंग फिर से जिया को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा होता है। अब यैन को तो कंफर्म था कि ये यहाँ पे एक्टिंग ही कर रहे हैं, इसलिए वो इन्हें किस करने को कहती है। अब जाहिर है चैंग तो फिर नाटक ही कर रहा था, तो इसलिए वो टेढ़े मेढ़े मुंह ही बनाने लगता है। तो यैन अब फिर खुद ही उसे किस कर लेती है। चलो एक तरह से जिया की मदद से अब इनकी फाइट तो ख़त्म हुई। अचानक इसे डैड के गिरने की खबर मिलती है, तो ये यैन को लेके घर ही आ चुका था। डैड अभी तक अनकॉन्शियस ही थे। ये उन्हें लेके बहुत ही परेशान हो जाता है कि अब पता नहीं ये कब ठीक होंगे। यैन फिर इसे तसल्ली देने लगती है कि डोंट वरी, आप अंकल को लेके परेशान मत हो, वो बहुत ही जल्द ठीक हो ही जाएंगे। शाओ अभी ऑफिस ही होती है कि तभी आंट उसे कॉल करके ग्रैंडमा के मिसिंग होने की बैड न्यूज़ देती हैं। अब ना सिर्फ वो और गुचुआन उन्हें ढूंढने के लिए निकले थे, बल्कि चैंग रैन और यैन को भी मैसेज करके उनकी हेल्प करने को बोलते हैं। फाइनली ग्रैंडमा उन्हें एक ग्रेवयार्ड में अपने बेटे और बहू की ग्रेव के पास मिल ही गई थी। ये उन्हें अब घर लेके आ जाते हैं। ग्रैंडमा को भूलने की बीमारी थी, तो वो गुचवान को अपना बेटा ही समझ लेती हैं कि तुम आ गए काम से वापस। अब शाओ उन्हें बताती है कि ये आपका बेटा नहीं बल्कि मेरे बॉस हैं, और साथ में थोड़ा सा एम्बैरस भी फील करने लगती है। आंट तो स्पेशल शाओ के लिए खुद केक भी बना के लाती हैं, क्योंकि आज ही तो उसकी बर्थडे भी थी। इतने अरसा बाद शाओनिंग इन सब के साथ मिलके सेलिब्रेट करने लगी थी। तभी अचानक जब वो विश मांग रही होती है तो उसे पास्ट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, और वो इधर गुचवान को ही देखने लगी थी। एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।